हिंदी सिनेमा का एक गीत है, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। महंगाई आम आदमी के लिए डायन जैसी है। यानी आम आदमी न इसे देखना पसंद करता है, न सुनना पसंद करता है, न इसे आमना सामना होना पसंद करता है। इसलिए महंगाई को डायन कहा गया। ये गाने, ये गीत लोग के मन को बताते हैं। चुनाव का मुद्दा होती है महंगाई, और आम आदमी के जिंदगी के सबसे बुरा दुःस्वप्न होती है महंगाई। क्योंकि महंगाई हर कदम पर उसकी आशाओं को, उसकी आकांक्षाओं को, उसकी उम्मीद को, उसके उल्लास को कम करने की प्रयास करती। तो दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आज इसी महंगाई को हम समझने की कोशिश करेंगे यूपीएससी के नजरिए से। इस महंगाई को शुद्ध हिंदी में मुद्रास्फीति कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर यह महंगाई होती क्या है, इस महंगाई की परिभाषा क्या है। तो देखो, महंगाई समय के साथ मूल्यों में परिवर्तन की दर है। समय के साथ यदि मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन की जो दर है उसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। अर्थात अगर सीधी और सरल सहज भाषा में कहा जाए तो वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य में जो निरंतर वृद्धि हो रही है वह निरंतर वृद्धि ही महंगाई है। जी हां, फिर से सुनिए, गौर से सुनिए कि वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य में जो निरंतर वृद्धि हो रही है वह निरंतर वृद्धि ही महंगाई है। रेगुलर ग्रोथ होनी चाहिए। आज 10 रुपए है तो कल 12 रुपए होने चाहिए, परसों 15 रुपए होने चाहिए। यानी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर ग्रोथ होनी चाहिए। और अगर निरंतर ग्रोथ हो रही है तो हम कह सकते हैं कि यही महंगाई डायन है। समझ में आ गई बात ना? एक विशेष बात ध्यान रखने वाली है, इन्फ्लेशन पढ़ते हुए एक विशेष बात ध्यान रखने वाली है। और विशेष बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि महंगाई तभी मानी जाएगी जब वर्तमान में तो कीमतें बढ़ ही रही हैं, भविष्य में भी उनके बढ़ने की संभावना है। इस सप्ताह पिछले सप्ताह की तुलना में महंगाई कीमतें बढ़ी हैं, अगले सप्ताह भी बढ़ने की संभावना है, तभी महंगाई मानी जाएगी। यानी सैद्धांतिक रूप से वर्तमान में कीमतें बढ़नी चाहिए और भविष्य में भी यदि बढ़ने की संभावना है तो हम कहेंगे महंगाई आई है, मुद्रास्फीति हो गई। तो यही है महंगाई का परिचय, यही है इन्फ्लेशन का परिचय, जिसे हम सैद्धांतिक स्तर पर कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि महंगाई समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में परिवर्तन की दर है। तो उसे सामान्य भाषा में कहते हैं कि जब समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें निरंतर बढ़ती है तो महंगाई होती है। अब थोड़ा देखते हैं कि यह महंगाई कितने प्रकार की होती है, या उससे पहले यह देख लेते हैं कि आखिर महंगाई बढ़ती है तो होता क्यों है, क्या है होता, क्यों डरते हैं लोग इस महंगाई से। तो सबसे पहली बात तो सरकारों का बजट असंतुलित हो जाता है। सरकारें बजट लेकर के आती हैं, 1 फरवरी को लेकर के फिर आने वाली है, बजट आएगा, उसके 2 दिन बाद हम विस्तार से पढ़ाएंगे और लाइव हम बजट पढ़ाते हैं, तो सारे लोग लाइव आइएगा। समझ में आ गई बात? तो अभी से जान लीजिए, बजट की क्लास होगी तो लाइव आइएगा, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। उस दिन आपसे हम ढेर सारी बात भी करेंगे, आपके सवालों का जवाब भी लेंगे। ढेर सारे बच्चों ने मुझसे कहा है कि गुरुजी आप लाइव आइए, तो मैंने सोचा है चलिए बजट लाइव लेकर के आते। तो जब महंगाई बढ़ती है तो बजट असंतुलित हो जाता है। जब महंगाई बढ़ती है तो वेलफेयर, कल्याण प्रभावित होता है। होता क्या है कि मान लीजिए सरकार ने बजट रखा है कि हम 10,000 करोड़ इस सेक्शन में खर्च करेंगे, एक पुल बना देंगे। मान लीजिए सरकार ने सोचा कि 10,000 करोड़ लगा करके एक सड़क बना रहे हैं, महंगाई बढ़ गई, छड़ की कीमत बढ़ गई, सीमेंट की कीमत बढ़ गई, कोलतार की कीमत बढ़ गई, मशीनरी की कीमत बढ़ गई, मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई। अब जो सड़क 10,000 में बनने वाली थी वो बन के तैयार हो गई 15,000 करोड़ में। 5,000 करोड़ सरकार को एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा। इससे उसका बजट तो असंतुलित हुआ ही हुआ। जो 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा वह 5,000 करोड़ अब कहीं से कटौती करेंगे, तो सोशल वेलफेयर से कटौती करेंगे।
जो पीडीएस के थ्रू राशन जाता है उससे कटौती कर लेंगे, मनरेगा के बजट से कटौती कर लेंगे, सामाजिक सुरक्षा से कटौती कर लेंगे, विधवा पेंशन से, वृद्धावस्था पेंशन से कटौती कर लेंगे, मनरेगा के बजट से कटौती करेंगे। यानी जब भी महंगाई बढ़ती है तो बजट तो असंतुलित होता ही होता है, वेलफेयर प्रोग्रामों पर भी असर पड़ता है, कल्याण भी प्रभावित हो जाता है। साथ ही साथ मुद्रा की जो परचेजिंग पावर होती है वह कम हो जाती है। आप कहोगे मुद्रा की परचेजिंग पावर क्या होती है? मुद्रा की परचेजिंग पावर का मतलब होता है किसी भी मुद्रा को वस्तुओं की खरीदने की क्षमता। सिंपली बताते हैं, मान लीजिए हमारे हाथ में ये पेन है, यह पेन है हमारे हाथ में, यह पेन मिल रहा है 20 रुपए का, महंगाई बढ़ रही तो यही पेन मिलने लगेगा 30 रुपए का। यानी मुद्रा की पावर कम हुई कि नहीं हुई? 20 रुपए में जो पेन मिलता था अब 30 रुपए में मिलेगा, तो मुद्रा की पावर क्या हो गई? कम हो गई। और सबसे बड़ी बात, गरीबों पर इस महंगाई का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनकी आय का जो बड़ा हिस्सा है वह उनके जीने पर ही खर्च हो जाता है, उपभोग पर ही खर्च हो जाता है, रोटी दाल नमक तेल मिर्च मसाले में ही खर्च हो जाता है। और गरीबों के गरीबी से निकलने के जो प्रयास होते हैं वह प्रयास मध्यम पड़ जाते हैं, धूमिल पड़ जाते हैं, धीमे हो जाते हैं। गरीब सबसे अधिक प्रभावित होता है। साथ ही साथ निवेश भी प्रभावित होता है। होता क्या है कि कोई इन्वेस्टर आना चाह रहा है, आपके इंडिया में कंपनी लगाना चाह रहा है, और वो देख रहा है कि इस समय इंडिया में तो महंगाई है, वस्तुएं महंगी मिल रही हैं, और जब वस्तुएं महंगी मिलती हैं सेवाएं भी महंगी होती हैं। तो इन्वेस्टर सोचता है नहीं, पता चले कि हम 2000 करोड़ में लगा करके, वो इन्वेस्टर सोचता है कि एक फैक्ट्री लगानी है, वही फैक्ट्री चाइना में लग जाएगी 2000 करोड़ में, ऑस्ट्रेलिया में लग जाएगी 2000 करोड़ में, और वही फैक्ट्री अगर हम जा करके इंडिया लगाएंगे, सोचता है वहां तो महंगाई है, वहां तो लगेगी 2500 करोड़ में। यानी उसकी 500 करोड़ की लागत क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। उसकी 500 करोड़ की लागत क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। समझना बात को, कैसे निवेश कैसे प्रभावित होता है। मान लीजिए यह कोई एक्स इन्वेस्टर है, यह कोई इन्वेस्टर है, यह कोई इन्वेस्टर है, यह अमेरिका का है, यूएसए का है। इसे एक इन्वेस्टमेंट करना है, एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी लगाना है, मोबाइल असेंबलिंग कंपनी लगाना है। इसकी लागत है 5000 करोड़ रुपए। ठीक, अब इसके सामने विकल्प है, या ऑस्ट्रेलिया चला जाए, या चाइना चला जाए, या इंडिया चला आए। दुनिया भर के तो इसके पास विकल्प है, इसे तो प्रॉफिट देखना है। अब ये देखता है कि कहां महंगाई कम है। मान लीजिए इंडिया में महंगाई अधिक है, तो ये सोचेगा कि यही मोबाइल कंपनी 5000 करोड़ में ऑस्ट्रेलिया में लग जाएगी, चाइना में लग जाएगी, इंडिया में महंगाई अधिक है, पता चला यहां बजट चला जाएगा 5500 करोड़ रुपए। तो जब यहां मोबाइल लगाने का बजट चला जाएगा 5500 करोड़ रुपए, क्योंकि यहां फैक्ट्री डालेगा, वस्तुएं महंगी मिलेगी, तो उसे अपनी मोबाइल महंगी बेचनी भी पड़ेगी। और जब उसे अपनी महंगाई, यहां लागत अधिक हो जाएगी, लागत क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, 5500 करोड़ हो गई। तो जो मोबाइल अगर इंडिया में बनाएगा तो उसे बेचना पड़ेगा 11000 में, पता चले चाइना ऑस्ट्रेलिया में लगाए तो उसे बेचना पड़ेगा 10000 में। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो जब 11000 की मोबाइल लेकर के जाएगा, अगर इंडिया में बनाता है, उसकी मोबाइल बहुत बिकेगी नहीं। वही मोबाइल 10000 में लेकर के जाएगा, बिकेगी। तो सोचता है हम ना जाएंगे इंडिया। यह एग्जाम्पल है। इसलिए जिस देश में महंगाई बढ़ती है उसमें निवेशक आने से बचने लगता है, निवेशक भागने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट प्रभावित हो जाता है। साथ ही साथ जब भी आपकी महंगाई बढ़ती है तो आपके देश का निर्यात महंगा हो जाता है। सपोज दैट, मान लीजिए मैं समझा रहा हूं, ये आपका इंडिया है, ये हमारा प्यारा महान भारत है, यह इंडिया है। इस इंडिया में इन्फ्लेशन है, यानी वस्तुएं क्या है? महंगी हैं, वस्तुएं महंगी हैं। और जब वस्तुएं महंगी हैं तो इनका कोई निर्यातक अगर निर्यात भी करना चाहता है तो निर्यात क्या पड़ेगा? महंगा पड़ेगा। तो जब निर्यात करके वो ले जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में या बेचने ले जाएगा तो उसे महंगा बेचना पड़ेगा। इसलिए निर्यातक सोचता है नहीं, जिस देश में महंगाई हो उससे भाग जाते हैं, क्योंकि उसे वस्तुएं महंगी खरीदनी पड़ेगी और महंगा बेचना पड़ेगा, बिक्री कम हो जाएगी। तो जब धीरे धीरे क्या होता है कि महंगाई बढ़ने से अब निवेशक क्या सोचेंगे? इस देश से नहीं लेते हैं, किसी दूसरे देश से लेते हैं, सामान खरीदते हैं। यानी अगर हमारे यहां महंगाई बढ़ी तो हमारे यहां वस्तुओं का निर्यात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
क्योंकि खरीदार सोचेंगे यहां से महंगा लेंगे, दुनिया में महंगा बेचना पड़ेगा, तो लोग खरीदारी कम करेंगे, उस देश से खरीदते हैं जहां सस्ता बिक रहा हो। अब होता क्या है कि अगर आपके यहां वस्तुएं महंगी हो गई, निर्यात महंगा हो गया, तो आपका निर्यात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब आपका निर्यात कम हो जाएगा तो आपके देश में विदेशी मुद्रा का आना भी कम हो जाएगा। और जब आपके देश में विदेशी मुद्रा का आना भी कम हो जाएगा तो आपका विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा। और जब आपका विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो आपके पैसे की डिमांड कम हो जाएगी, आपकी मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी, आपकी मुद्रा का अवमूल्यन हो जाएगा, मुद्रा की कीमतें गिर जाएंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड काल के बाद दो घटनाएं एक साथ हुई। एक तरफ भारत में बहुत तेजी से महंगाई बढ़ी, तो दूसरी तरफ रुपए की वैल्यू भी बहुत तेजी से गिरी। वह कारण यही था कि भारत में महंगाई बढ़ गई, जिससे निर्यात कम हो गया। निर्यात कम हो गया तो वस्तुएं क्या हो गई? महंगी हो गई। निर्यात कम हो गया तो हमारी मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। साथ साथ एक बड़ा दुस्वप्न स्थिति होती है कि जब ठीक यह मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाती है, निर्यात कम हो जाता है, तो आयात भी बढ़ जाता है। आप कहोगे आयात क्यों बढ़ जाता है? सपोज दैट, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक, यहां कोई इन्वेस्टर है, एक उसे कंपनी की स्थापना करनी है और उस कंपनी के लिए उसे रॉ मटेरियल खरीदना है, मशीन खरीदनी है, कच्चा माल खरीदना है। अब वो देखता है इंडिया के मार्केट में यही मशीन, यही कच्चा माल महंगा है, तो वह इंडिया के मार्केट से मशीनें और कच्चा माल लॉ खरीद करके विदेशों से खरीद लेगा। यहां सस्ता है, विदेशों से खरीदारी करेगा। और जब विदेशों से खरीदारी करेगा तो इंडिया में आयात बढ़ेगा, और जब इंडिया में आयात बढ़ेगा इससे क्या होगा? इससे अब विदेशों से खरीदने जाएगा तो डॉलर में खरीदारी करना होगा। तो भारत का निवेशक है, विदेशों से ही खरीदने जा रहा है, पहले वो रुपया लेकर के आपकी आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई से कहेगा रुपया लो, डॉलर दो, हमें बाहर से खरीदने जाना है। यानी सब लोग रुपया लेकर के जाएंगे, सब निवेशक बाहर से खरीद के लाना है, आरबीआई को रुपया देंगे, डॉलर मांगेंगे। तो जब सब लोग रुपया दे रहे हैं और डॉलर मांग रहे हैं तो डिमांड किसकी बढ़ी? डॉलर की बढ़ गई। रुपया दे रहे हैं, डॉलर मांग रहे हैं, तो डिमांड किसकी बढ़ी? डॉलर की बढ़ गई। रुपया तो सब लोग दे रहे हैं, तो आपका रुपया सस्ता हो जाएगा, डॉलर महंगा हो जाएगा। यानी महंगाई बढ़ने से निर्यात कम होता है तो आयात बढ़ता है। यानी जब इन्फ्लेशन आता है तो कुछ यूं होता है, इन्फ्लेशन आता है, जब महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है, तो आपका ये निर्यात है, यह क्या है? गिर रहा है। ये आयात है, यह आयात क्या है? बढ़ रहा है। इस बात को हमेशा याद रखना। और ठीक इसी तरह आपके रुपये की वैल्यू क्या हो रही है? आपका रुपया क्या हो रहा है? गिर रहा है। और डॉलर क्या हो रहा है? आपके रुपये की तुलना में बढ़ रहा है। ये समीकरण, ये संबंध याद रखना। ये सब महंगाई के कुछ प्रभाव हैं। अब थोड़ी हम बात करते हैं कि आखिर ये महंगाई कितने प्रकार की होती है। यहां बच्चे का चित्र बनाया है मैंने, उसके हिसाब से महंगाई को समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को चीज़ें याद हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए बीच बीच में थोड़ी सी क्रिएटिविटी हम करते रहते हैं, तो भी बड़ा मजा आएगा, समझ जाओगे तुरंत। तो मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, थोड़ा इसको समझते हैं, इसके प्रकारों पर बात करते हैं। इन्फ्लेशन कितने प्रकार की होती है, थोड़ा इस पर बात करते हैं। एक होता है धीमी मुद्रास्फीति, जिसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। इस क्रीपिंग इन्फ्लेशन को रेंगती हुई मुद्रास्फीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंगती हुई मुद्रास्फीति भी कहते हैं। बच्चा सब होते हैं ना, ऐसा घुटनों के बल पर चलता है बच्चा सब, कहते हैं बच्चा सब रेंग रहा है, बच्चा सब रेंग रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो एक होती है धीमी मुद्रास्फीति। इस धीमी मुद्रास्फीति को हम क्या कहते हैं? रेंगती हुई मुद्रास्फीति। एकदम बच्चा रेंग रहा है, छोटा छोटा बच्चा नहीं, इसे घुटनों के बल चलता है। तो आप कहोगे ये धीमी मुद्रास्फीति, ये रेंगती मुद्रास्फीति होती कब है? देखो, जब जनरल प्राइस इंक्रीज, यानी जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत 4% के दर से बढ़ती है, तो इसे धीमी मुद्रास्फीति कहते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। इसे सामान्य महंगाई भी कहा जाता है, इसे नॉर्मल महंगाई कहा जाता है।
यह बुरी नहीं होती है, यह अच्छी होती है। और इस नॉर्मल महंगाई को हम मूल्य स्थिरता के रूप में भी गिनते हैं। हम कहते हैं कि यह नॉर्मल महंगाई हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे उपभोक्ता के सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालती है, इसलिए आमतौर पर इसे प्राइस स्टेबिलिटी मान लिया जाता है। इसे मूल्य स्थिरता मान लिया जाता है। यह जो सामान्य महंगाई है यह अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक मानी जाती है। क्यों? देखो, सामान्य कीमतें बढ़ रही हैं तो न अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, न उपभोक्ता को नुकसान हो रहा है, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है उन लोगों को जो व्यापार या उद्योग में निवेश करते। कैसे? देखो, कोई भी व्यापारी व्यापार और उद्योग में क्यों निवेश करता है? ठीक, क्योंकि वो सोचता है ये पेन आज 10 रुपए की है, कल 11 रुपए की बिकी, हमें 1 रुपए का लाभ होगा। जो आज 10 रुपए का खरीद रहा है वो सामान्यतः 11 रुपया हो जाएगा तो खरीद लेगा, उसकी जेब पर कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे सामान्य महंगाई कहते हैं, मूल्य स्थिरता कहते हैं। लेकिन यही 10 की पेन जब 20 की होगी तो बिक्री बंद हो जाएगी, क्योंकि खरीदार खरीदना छोड़ देगा। इसलिए बड़ी वाली महंगाई नहीं अच्छी है, लेकिन सामान्य महंगाई 10 का 11 हो जाए तो निवेशक पेन में क्यों निवेश करेगा? पेन बनाने में कि 10 रुपये के पेन कल 11 रुपये में बिकेगी, आदमी आराम से खरीद भी लेगा, हमारी बिक्री भी बढ़ जाएगी, हमें लाभ भी मिल जाएगा। यह जो सामान्य महंगाई है, यह जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, यह अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक मानी जाती है, क्योंकि व्यापारी इससे प्रोत्साहित होते हैं और अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं। यह वाली महंगाई, रेंगती महंगाई, जैसे छोटे बच्चे बड़े क्यूट से होते हैं, वैसे यह भी एक क्यूट सी महंगाई है। अब ये 4% के रेंज में रहेगी तो हम कहेंगे चलो भैया क्रीपिंग है, धीमे वाली है। लेकिन ये बच्चा देखो ना, ठीक, अबे रेंग रहा था, थोड़ा बड़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये चलने लगेगा। तो होता कुछ यही है। ठीक, दूसरे किस्म की जो महंगाई होती है उसे हम कहते हैं ट्रोटिंग इन्फ्लेशन, दौड़ती हुई महंगाई। होता क्या है कि मान लीजिए किसी भी देश में क्रीपिंग इन्फ्लेशन तो हमेशा रहती है, कभी कभी क्या होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। ठीक, यानी 4% की रेंज में जो महंगाई है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, इस पर नियंत्रण नहीं हो पाता है और यह महंगाई पहुंच जाती है 8 से 10% की रेंज में, तब इसे हम ट्रोटिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, दौड़ती हुई महंगाई कहते हैं कि भैया दौड़ने लगी। तो दूसरे प्रकार की इन्फ्लेशन है जिसे ट्रोटिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, जब ये 8 से 10% की रेंज में होती है तो इसे ट्रोटिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। उसी प्रकार जब 8 से 10% के रेंज की महंगाई को भी सरकार नियंत्रित नहीं कर पाती, मान लीजिए 10% की महंगाई है और सरकार कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है, बहुत कोशिश की, कंट्रोल नहीं कर पाई, तो यही जो दौड़ती हुई महंगाई थी, जब 8 से 10% पर थी, जिसे हम दौड़ती हुई महंगाई कर रहे थे, अचानक तेजी से आगे बढ़ने लगेगी। यानी जो दौड़ रहा था भागने लगेगा, एकदम मिल्खा सिंह बन गया, भागने लगा। यानी 8 से 10% की महंगाई 15 से 20% की महंगाई के आसपास पहुंच जाएगी, 15 से 20% के रेंज में पहुंच जाएगी, 15 से 20% के रेंज में पहुंच जाएगी। तो जो ये 15 से 20% के रेंज में पहुंच जाएगी, हम कहेंगे कि अब रनवे इन्फ्लेशन में महंगाई तब्दील हो गई, भागती हुई महंगाई आ गई, एकदम रनवे पर जैसे जहाज भागता है तेजी से, वैसे महंगाई भी भागती है, 20% के रेंज में आ गई, तो हम कह देते हैं कि यह क्या हो गई? रनवे इन्फ्लेशन हो। अब सपोज दैट 20% के रेंज में है और यहां भी किसी भी वजह से कंट्रोल नहीं हो पाई, तो यह महंगाई हाइपर इन्फ्लेशन में तब्दील हो जाती है, अति मुद्रास्फीति में तब्दील हो जाती है, और यह भी महंगाई का एक प्रकार है। याद रखिएगा, सबसे खतरनाक वाली महंगाई यही हाइपर इन्फ्लेशन होती है, क्योंकि होता क्या है कि रनवे इन्फ्लेशन चल रही है और सरकारें कंट्रोल नहीं कर पाई, तो रनवे इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन में तब्दील हो जाती है, एकदम उड़ती हुई महंगाई बढ़ जाती है, प्राइस 20 से 30% से ऊपर की रेंज में चली जाती है। अब ये कितना भी जा सकती है, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन होने का मतलब है कि प्राइस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया,
कीमतें नियंत्रण से बाहर हो गई। अब कोई भी सरकार इस प्राइस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, तो हाइपर इन्फ्लेशन हो। तो ये रहे महंगाई के प्रकार। अब आप कहोगे कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन में तब्दील हो जाती है। भैया हाइपर इन्फ्लेशन कहां से आ जाती है, इसकी भी वजह देखनी होगी, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक है। जब भी किसी देश में हाइपर इन्फ्लेशन होती है, उस देश की अर्थव्यवस्था डूब जाती, फिर उसे उबरने के मौके नहीं मिलते। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी वजह क्या होती, तो हम हाइपर इन्फ्लेशन की वजह बताते हैं। देखो, हाइपर इन्फ्लेशन हमेशा सरकार की गलत राजकोषीय नीतियों का परिणाम होती है। आप लोग कहोगे राजकोषीय नीति पढ़ाएंगे, आपके यूट्यूब पर बहुत जल्दी पढ़ाने जाएंगे। हाइपर इन्फ्लेशन हमेशा सरकार की गलत राजकोषीय नीतियों का परिणाम होती है। तो गलत राजकोषीय नीतियां क्या होती हैं? तो देखो, गलत राजकोषीय नीतियां ये होती हैं कि कोई भी राष्ट्र जब अपने खर्च से अधिक उधार ले लेता है, जितना खर्चा है उससे अधिक उधार ले लिए, और इतना उधार ले लिए कि चुका नहीं पा रहे हैं, तो कुछ राष्ट्र क्या करते हैं, उधार ज्यादा ले लिए हैं, चुका नहीं पा रहे हैं, आपकी अर्थव्यवस्था घाटे में जा रही है, तो कई राष्ट्र अपने घाटे के वित्त पोषण के लिए, अपने घाटे की भरपाई के लिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए, इसी इकोनॉमी की भाषा में डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है, यानी घाटा बहुत हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे, तो कई राष्ट्र क्या करते हैं कि अपने घाटे की भरपाई के लिए अंधाधुंध धन का सृजन कर देते हैं, यानी करेंसी प्रिंट कर लेते हैं, करेंसी प्रिंट कर लेते हैं, नोट छाप लेते हैं। और जब कोई राष्ट्र अंधाधुंध नोट छाप लेता है, तो उस देश में पैसे की वैल्यू रद्दी कागज के टुकड़े की हो जाती है, वस्तुओं की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। वेनेजुएला में एक बार इसे छाप लिए थे सब, बहुत ज्यादा नोट, तो स्थिति हो जाती थी कि लोग बैग में भर करके सर पर रख करके नोट लेकर के जाते थे और पॉलीथीन में सब्जी लेकर के आते थे। समझ में? एक बैग, इतना बड़ा बैग ऐसे सर पर लेकर के दबते हुए जा रहे हैं, दुकान पर रख रहे हैं, तो 1 किलो आलू मिल रहा है। ये स्थिति हो, और किसी भी अर्थव्यवस्था की डूबने की पहचान होती है। तो हाइपर इन्फ्लेशन होने की एक वजह तो ये है कि अपने घाटे की भरपाई के लिए देश अपने खर्चे से अधिक उधार ले लेता है, ठीक, और जब खर्चे से अधिक उधार ले लेता है तो घाटे में चला जाता है। घाटे की भरपाई के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग करता है, यानी खूब ढेर सारा नोट छाप लेता है, बस नोट की वैल्यू कम हो गई, वस्तुओं की वैल्यू बढ़ गई। एक वजह इसकी युद्ध भी होती है। होता क्या है कि जब कोई देश युद्ध में जाता है तो अपने जितने भी उसके राजकोषीय संसाधन हैं, यानी जितने भी उसके निवेश के लिए पैसे उसके पास हैं, वह क्या करता है, इन सभी पैसों को नागरिक उत्पादन से सैन्य उद्देश्यों के लिए मोड़ दिया जाता है। यानी राजकोषीय संसाधन किसके लिए होते हैं? नागरिक उत्पादन के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगों में व्यय, वस्तुओं सेवाओं का प्रोडक्शन होने रहे, इसके लिए होते हैं। लेकिन अचानक वो क्या कर देता है, अपना सारा पैसा मिलिट्री उद्देश्यों के लिए झोंक देता है। अब वो मिसाइल खरीदने लगेगा, तोप खरीदने लगेगा, हथियार खरीदने लगेगा, तो जाहिर सी बात है आम जनता की जरूरत की जो चीजें हैं उनका उत्पादन क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि निवेश नहीं हो रहा। जब उनका उत्पादन कम होगा तो वो वस्तुओं क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो युद्ध भी महंगाई का दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण होता है सामाजिक अशांति। जब समाज में अशांति आ जाए, दंगे होने लगे, बहुत ज्यादा उपद्रव होने लगे, कर्फ्यू लगाना पड़े, तो उत्पादन के साधनों पर प्रभाव पड़ता है, उत्पादन कम हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। ये 3 वजहें हैं हाइपर इन्फ्लेशन की। ये रहा इन्फ्लेशन के प्रकार। अब थोड़ा और विस्तार से पढ़ते हैं। ये महंगाई बढ़ेगी तो क्या क्या होगी, कुछ इकोनॉमी के पॉइंट वाइज से देखते हैं। तो आइए देखते हैं। महंगाई जब बढ़ेगी तो कुछ क्षेत्रों में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप कहोगे क्यों, होगा क्या? महंगाई जब बढ़ती है तो कुछ वस्तुओं की कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए 2-4 वस्तुओं की कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हो गई। मान लीजिए प्याज की कीमत बहुत बढ़ गई, तो लोग क्या कहेंगे,
प्याज की जब कीमत बढ़ जाती है तो होटल रेस्टोरेंट में जाओगे तो सलाद में प्याज मिलना बंद हो जाता है, होता है ना, मूली देने लगते हैं। इसका मतलब क्या? प्याज की मांग में गिरावट आ गई। किसी भी वस्तु की कीमत अचानक बढ़ जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे? टमाटर हो गया था बीच में 200 रुपये किलो, लोगों ने टमाटर खाना छोड़ दिया, हमने भी खाना छोड़ दिया था। हमने कहा कौन सा टमाटर नहीं खाएंगे तो मतलब मर जाएंगे, हम कोई राजा महाराजा थोड़ा है, हम लोग तो गांव गरीब किसान के बेटे हैं, हमें तो आदत है। तो मान लीजिए महंगाई बढ़ी, लोगों ने टमाटर खाना छोड़ दिया, टमाटर की डिमांड कम हो गई। ये टी शर्ट है, महंगा हो गया, लोगों ने इसकी जगह कुछ और पहनना शुरू कर दिया। यानी कुछ वस्तुओं की कीमतों में जब वृद्धि होगी तो उनकी मांग में क्या आ जाएगी? गिरावट। और जब मांग में गिरावट आ जाएगी तो उत्पादन कम होगा। उत्पादन जब कम होगा तो सरकार को टैक्स मिलना कम होगा। उत्पादन केंद्रों पर जो लोग काम कर रहे होंगे उनको नौकरी से हटाया जाएगा। यानी अर्थव्यवस्था में पैसे का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मंदी की स्थिति आ जाएगी। तो महंगाई मंदी लेकर के आती, ठीक, महंगाई मंदी लेकर के आती। साथ साथ जो वेतन भोगी लोग हैं उनकी स्थिति पर बहुत तेज प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 50,000 रुपये महीने कमाते थे तो पता चले 40,000 में घर खर्च चलाते थे, 10,000 रुपये बचा ले रहे हैं। महंगाई बढ़ गई, अब 50,000 में ही घर खर्चा चलता है, 10,000 रुपये बचना बंद हो गया। मान लीजिए किसी की तनख्वाह 30,000 रुपये महीने है, खींच खाच के उसका परिवार चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, लोगों की दवाई चल रही है, काम धंधा चल रहा परिवार का। महंगाई बढ़ गई, अब उसका खर्चा 30,000 में नहीं चल रहा, महंगाई बढ़ गई तब उसे 40 चाहिए, लेकिन तनख्वाह तो बढ़ी नहीं। अब हर महीने वो 10,000 कहां से मैनेज करेगा? तो अपने खर्चे कम करेगा, शिक्षा पर व्यय कम करेगा, स्वास्थ्य पर व्यय कम करेगा, अपने खाने पीने पर व्यय कम करेगा, अपने रहन सहन पर व्यय कम करेगा। तो वेतन भोगियों पर, और जब व्यय कम करेगा तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, खरीदारी कम करेगा, यहां से भी मंदी की स्थिति आएगी। जब महंगाई होगी तो उद्योगों का निवेश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उद्योगपति क्या करेंगे? मजदूरी बढ़ाएंगे नहीं, मजदूरी क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। मजदूर को पहले भी 500 रुपया डेली मजदूर दिहाड़ी मिलती थी, अब भी मिल रही है, लेकिन पहले वो 500 दिहाड़ी मिलती थी, ठीक से जी खा लेता था। अब 500 दिहाड़ी मिल रही है, ठीक से जी खा नहीं पा रहा, उसकी क्रय शक्ति में क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी। वो चावल दाल रोटी सब्जी खाता था तो केवल दाल रोटी खाने लगेगा, यानी चावल सब्जी की खरीदारी कम होगा, क्रय शक्ति में गिरावट आएगी, मंदी आ जाएगी। साथ ही साथ उत्पादन प्रतिरूप में भी विकृतियां आ जाती हैं। होता क्या है कि जब भी महंगाई आती है तो जिन जिन वस्तुओं की महंगी रहती है, लोग उन वस्तुओं की खरीदारी छोड़ देते हैं, अन्य खरीदारी पर शिफ्ट हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आवश्यक वस्तुएं ही महंगी हो गई तो दूसरी ओर शिफ्ट हो जाएंगे। इसे जो प्रोडक्शन पैटर्न बना हुआ है कि इस वस्तु का इतना उत्पादन, इस वस्तु का इतना उत्पादन, इस वस्तु का इतना उत्पादन, डिस्टर्ब हो जाता है। और उत्पादन प्रक्रिया में जब विकृत होती है तो भी मंदी की स्थितियां आ जाती हैं। जब भी महंगाई आएगी तो उस महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई ब्याज दरों में वृद्धि करेगा कि नहीं करेगा? और जब ब्याज दरों में वृद्धि करेगा तो जो उद्योगों के लिए ऋण की उपलब्धता थी वो प्रभावित होगी, क्योंकि उद्योगों के लिए अब कर्ज क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। जब उद्योगों को महंगा कर्ज मिलेगा, उसी कर्ज से वो वस्तुएं खरीदते हैं, उद्योगों में उत्पादन होता है, तो जब उनको कर्ज ही महंगा मिलेगा तो उद्योगों में उनकी लागत में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब एक तरफ मुद्दा यह है कि एक तरफ उनको कर्ज महंगा मिल रहा है क्योंकि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ा दी है, दूसरी तरफ वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं। अब अगर वो महंगा कर्ज भी ले रहे हैं, महंगी वस्तुएं भी खरीद रहे हैं तो और महंगाई हो जाएगी। जब और महंगाई हो जाएगी तो और फिर और आरबीआई ब्याज दरों में वृद्धि करेगी, तो और महंगा कर्ज मिलेगा और महंगी वस्तुएं होगी।
एक समय ऐसा आएगा कर्ज महंगे होने के कारण जो उद्योगपति है, जो व्यापारी है, वह ऋण लेना बंद कर देगा। उसके सामने ऋण संकट की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि ब्याज दरें इतनी अधिक है कि वो ऋण चुका नहीं पाता है। और जब ऋण संकट की स्थिति उत्पन्न होगी, कर्ज नहीं लेगा, तो जाहिर सी बात है उत्पादन में भी गिरावट आएगी और समृद्धि में भी गिरावट आ जाएगी। तो महंगाई एक साथ जब बढ़ती है तो उद्योगों के लिए ऋण की उपलब्धता कम हो जाती है, क्योंकि ब्याज दरें महंगी हो जाती है और अंततः समृद्धि में गिरावट आ जाती है। निर्यात पर प्रभाव पड़ता है, हमने शुरू में ही समझाया। वस्तुएं महंगी हो जाने पर विदेशी आयातक हतोत्साहित हो जाते हैं, दूसरे देश से निर्यात करने लगते हैं, निर्यात में गिरावट आ जाती है। आयात पर प्रभाव, आयातित वस्तुएं क्या हो जाती हैं? सस्ती हो जाती हैं, आयात में वृद्धि हो जाती है। अब विदेशी मुद्रा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब आपका आयात बढ़ता है, बाहर से खरीदारी बढ़ती है, तो बाहर से खरीदारी हमारे लोग किससे करके लाएंगे? डॉलर से करके लाएंगे। तो विदेशी मुद्रा की उच्च मांग हो जाती है और उसकी तुलना में जो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा होती है उसकी मांग नहीं होती है। इससे राष्ट्रीय मुद्रा का मूल्य ह्रास हो जाता है, मुद्रा की कीमतें अचानक गिरने लगती हैं। महंगाई बढ़ने से बचत भी हतोत्साहित होती है, क्योंकि जब मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है तो अनिश्चितता की स्थिति हो जाती है। लोग सोचते हैं पता नहीं इकोनॉमी कैसी चली, तो लोग सोचते हैं मुद्रा की वैल्यू गिरती जा रही है, क्या करेंगे इसे रख करके, खर्च ही कर देते। तो देखा गया है कि जब मुद्रा की वैल्यू गिरती है तो बचत दर में भी गिरावट आ जाती है। महंगाई आय के असमान वितरण को भी प्रोत्साहन कर देता है। होता क्या है, 500 रुपये कमाने वाले पर महंगाई का असर पड़ेगा कि 2 लाख रुपये महीने कमाई पर असर पड़ेगा? जो 500 का दिहाड़ी पाता है उस पर ज्यादा असर पड़ेगा। दाल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो अंबानी जी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब पर बहुत असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि गरीब का जीवन तो कमाने खाने का जीवन है। अब होता क्या है, महंगाई बढ़ने से निर्धन व्यक्ति और निर्धन होने लगता है। इससे समाज में असमानता बढ़ती है। जब वस्तुओं की महंगाई बढ़ जाती है तो महंगी वस्तुओं को लोग, प्याज की महंगाई बढ़ गई, पता चला लोग प्याज खरीद करके, कालाबाजारी करने वाले लोग टमाटर खरीद करके अपने गोदामों में रखने लगे। तो जो कालाबाजारी, सट्टेबाजारी करने वाले लोग हैं, उनकी अचानक आय बढ़ने लगती है। इससे समाज में काले धन का सृजन होता है और सबसे अंत तो यही है कि गरीब पर सबसे अधिक मार पड़ती है, आम आदमी पर सबसे अधिक मार पड़ती है। महंगाई असमानता को बढ़ावा देती है। ये सब महंगाई के थोड़े विस्तार से हमने बताया काम क्या है। ठीक, साथ साथ महंगाई जब आती है तो कालाबाजारी, जमाखोरी आदि को बढ़ावा मिलता है। इससे भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है, सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है, क्योंकि सरकारों के लिए ऋण लेना महंगा हो सकता है। ठीक, और जब ऋण लेना महंगा हो जाएगा, हमने शुरू में ही समझाया, मान लीजिए सरकार सोचती है कि इस साल 50,000 करोड़ कमाएंगे और 50,000 करोड़ खर्च करेंगे। यही तो राजकोष की नीति है। अब महंगाई बढ़ गई तो 50,000 करोड़ खर्च करके जो चीजें प्राप्त होनी थी, अब तो वो 70,000 करोड़ खर्च करके वो चीजें प्राप्त होंगी, लेकिन कमाई तो 50,000 करोड़ की है। यानी महंगाई बढ़ने से सरकारें 20,000 करोड़ के घाटे में चली गई। तो राजकोषीय घाटे में सरकार के क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये सारी चीजें महंगाई से होती हैं। अब इस महंगाई को कंट्रोल कैसे करेंगे, इस महंगाई को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो याद रखना, महंगाई को कंट्रोल करने के 2-3 उपाय हैं। कुछ मौद्रिक उपाय हैं, कुछ राजकोषीय उपाय हैं और कुछ प्रशासनिक उपाय। मौद्रिक उपाय महंगाई को नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं। हम आपको बताएंगे, जब आरबीआई पढ़ाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाएंगे, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग बताएंगे। मौद्रिक उपाय भी किए जाते हैं महंगाई को कम करने के लिए, राजकोषीय उपाय भी किए जाते हैं, प्रशासनिक उपाय भी किए जाते हैं। लेकिन हर उपायों की कुछ न कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ न कुछ लिमिटेशन हो। देखते हैं क्या है भाई। तो पहले मौद्रिक उपाय। महंगाई रोकने का जो मौद्रिक उपाय करता है वो देश का केंद्रीय बैंक करता है। भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक करता है। और जब भी महंगाई बढ़ती है तो भारतीय रिजर्व बैंक संकुचनकारी या महंगी मुद्रा की नीति लाता है, डियर मनी पॉलिसी लाता है। महंगी मुद्रा मतलब क्या?
आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा देगा। आप कर्ज लेने जा रहे हो, ब्याज दरें कम है, सस्ती है, तो आपको सस्ता कर्ज मिल रहा है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया लिया 4% की ब्याज दर पर, तो 4% पर 1 लाख रुपया मिल गया, तो आप क्या कहेंगे कि जो 1 लाख रुपया मिला है वह सस्ता मिला। लेकिन आपने 1 लाख रुपया कर्ज लिया 15% की ब्याज दर पर, तो आप कहोगे अरे बाप रे बाप, 1 लाख रुपया लिया हूं, 1,15,000 चुकाना पड़ेगा, बड़ा महंगा कर्ज मिला है, यानी वह 1 लाख रुपया महंगा पड़ेगा। तो होता क्या है कि आरबीआई अपने मौद्रिक उपायों में महंगी मुद्रा नीति का पालन करने लगता है। और महंगी मुद्रा नीति का पालन करने के लिए आरबीआई क्या करता है, मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति को कम करने लगता है, यानी बाजार में पैसा कम जाएगा। बाजार में पैसा कम जाएगा, इसके लिए आरबीआई अपने सीआरआर को बढ़ाएगा, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाएगा। अभी यहाँ इन पर जिक्र नहीं करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाएंगे, आपके इसी यूट्यूब चैनल पर सब पढ़ाएंगे, घबराइए मत। तो विस्तार से इन्हें ऐसा समझाएंगे तो याद हो जाएगा। तो आरबीआई क्या करता है, सीआरआर बढ़ा देता है, एसएलआर बढ़ा देता है, रेपो दर बढ़ा देता है, इन सब में बढ़ा देता है। और ये सब क्या है, रेपो दर क्या है, आरबीआई द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर। यानी आरबीआई अब बैंकों को अधिक कर्जा देगा तो अधिक ब्याज लेगा, तो बैंक भी आपको कर्जा देंगे तो अधिक ब्याज लेंगे। यानी आरबीआई क्या करता है, महंगी मुद्रा नीति के तहत सीआरआर बढ़ा देगा, एसएलआर बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, साथ ही साथ ऋण मार्जिन को भी बढ़ा देता है। ऋण मार्जिन का मतलब होता है, जैसे आप बैंक के पास जाओगे, बैंक से कहोगे कि 2 लाख रुपए हमें उधार दो, तो बैंक कहेगा कोई ऐसी संपत्ति गिरवी रखिए जिसकी कीमत कम से कम 2 लाख हो, तभी तो उधार देगा। यहां ऋण मार्जिन क्या है, 0 है। 2 लाख रुपए की संपत्ति गिरवी रख रहे हैं तो 2 लाख रुपया आपको उधार दे रहा है। कभी कभी इस ऋण मार्जिन को कम कर देता है बैंक। बैंक के पास उधार मांगने जाएंगे तो आप कहेंगे कि 2 लाख रुपए उधार दीजिए, बैंक कहेगा 1 लाख रुपए की कोई घर जमीन हो गिरवी रख दीजिए। यानी 1 लाख रुपए की संपत्ति गिरवी रखवा रहा है और 2 लाख का उधार दे रहा है। यहां ऋण मार्जिन क्या है, कम है। जो संपत्ति आप गिरवी रखते हैं और जितना कर्ज लेते हैं उसके बीच के गैप को ही ऋण मार्जिन कहते हैं। 2 लाख रुपए उधार लेने जा रहे हैं और 1 लाख रुपए का कुछ घर गाड़ी गिफ्ट गिरवी रख ले रहे हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख उधार रखा, बैंक का 2 लाख उधार मांगने गए, बैंक कह रहा कि हमको 1 लाख रुपए का घर गिरवी रखिए तो उधार देंगे। तो आपने 1 लाख का गिरवी रखा और 2 लाख उधार में लिया, तो जो गिरवी रखा वो 1 लाख था, जो उधार लिया वो 2 लाख था, दोनों के बीच में अंतर क्या है, 1 लाख का अंतर है। यह ऋण मार्जिन है। जब यह अंतर ग्राहक के पक्ष में होता है इसे पॉजिटिव ऋण मार्जिन कहते हैं। लेकिन मान लीजिए आप बैंक के पास उधार मांगने गए, बैंक कहता हम आपको 2 लाख रुपए उधार देंगे लेकिन 3 लाख रुपए की कोई संपत्ति गिरवी रखवाएंगे। यानी बैंक संपत्ति अधिक गिरवी रखवा रहा, उधार कम दे रहा है, इसको कहते हैं बैंक ने ऋण मार्जिन बढ़ा दिया। तो मान लीजिए बैंक अगर ये कहने लगे कि 3 लाख का संपत्ति गिरवी रखिए तब 2 लाख उधार देंगे, तो ढेर सारे लोग होंगे कहेंगे नहीं लेंगे, तो ऋण की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो महंगी मुद्रा नीति में यही करता है, ठीक, सीआरआर बढ़ा देगा, एसएलआर बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, ऋण मार्जिन बढ़ा देगा, और इससे मार्केट में पैसे की मात्रा कम हो जाती है, महंगाई पर नियंत्रण लगने लगता है। लेकिन यह नीति भी 100% सुटेबल नहीं है। इस मौद्रिक उपायों की भी सीमाएं हैं। देखो, मौद्रिक उपाय महंगाई को तभी नियंत्रण में ला सकते हैं जब महंगाई मार्केट में पैसे के अधिक होने से हो गई हो। मार्केट में पैसा अधिक आ गया हो और महंगाई हो गई हो, तब तो मौद्रिक उपाय रोक सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यदि कच्चे माल ही महंगे हो गए हो, यानी उद्योगों और व्यापार की लागत में वृद्धि हो गई हो और इस कारण यदि महंगाई हो, तो मौद्रिक नीतियां हमेशा असफल हो जाती है। कपास का उत्पादन नहीं हुआ तो कपड़े अपने आप महंगे हो जाएंगे। तो ब्याज दरें घटाने बढ़ाने से महंगाई नहीं रुक पाएगी। रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गेहूं की, सूरजमुखी के तेल की, इन सब की कीमतें बढ़ गई। ईरान पाकिस्तान इन सब में तनाव चल रहा है, पेट्रोलियम सप्लाई पर असर पड़ेगा। तो आरबीआई ब्याज दरें रोक के महंगाई नहीं बढ़ा पाएगी। महंगाई तब कंट्रोल होगी जब वहां ईरान, पाकिस्तान, इजराइल इत्यादि के एरिया में शांति आएगी। अर्थात यदि महंगाई इस कारण से आई है
कि सप्लाई चेन बाधित हो गई है, पेट्रोलियम नहीं आ पा रहा है, जितनी जरूरत है उतना नहीं आ पा रहा है, पेट्रोलियम महंगा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई, मानसून नहीं आया, कच्चे माल महंगे हो गए, कोयले की खुदाई नहीं हो पाई। यानी जब लागत अधिक होने के कारण महंगाई बढ़ती है तो वहां पर मौद्रिक नीतियां काम नहीं करती है, मौद्रिक नीतियां असफल हो जाती, यानी मौद्रिक नीतियों से भी पूर्णतः महंगाई कंट्रोल नहीं की जा सकती। और साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए लागत बढ़ने के कारण महंगाई आई है और आप ब्याज दरें बढ़ाते जा रहे हो, इससे होगा क्या कि उत्पादक क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण का प्रवाह क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और जब महंगा हो जाएगा तो उत्पादन कम हो जाएगा, आपके समृद्धि में गिरावट आ जाएगी, ग्रोथ रेट में गिरावट आ जाएगी। तो ये सच है कि महंगाई को रोकने के लिए मॉनेटरी उपाय किए जाते हैं, ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा जो महंगी मुद्रा की नीति है, डियर मनी पॉलिसी है, बढ़ती ब्याज दरों की नीति है, यह महंगाई पर तभी नियंत्रण लगा पाती है जब महंगाई बाजार में पैसे की अधिकता से आई हो। यदि महंगाई बाजार में पैसे की अधिकता से नहीं आई हो, लागत बढ़ने से आ गई हो, मौसम प्रतिकूल जवाब दे दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय संकट हो गया, पेट्रोल सप्लाई बाधित हो गई, कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई, यदि इनसे महंगाई आई हो तो मौद्रिक उपाय से महंगाई नहीं रोकी जा सकती। तो महंगाई रोकने का ये रहा मौद्रिक उपाय और ये रही उसकी सीमाएं। महंगाई रोकने का एक राजकोषीय उपाय है, ठीक। इस राजकोषीय उपाय में किया क्या जाता है, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर दी जाती है, डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं। कर दो प्रकार के होते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बजट आ जाए तब मैं कर पढ़ाऊंगा, इसीलिए रोका हुआ हूं टैक्स सिस्टम को, क्योंकि नया नया टैक्स लेकर आएंगे। अभी पढ़ा देता, अभी मैं पढ़ाने वाला था, लेकिन अभी पढ़ा देता तो फिर गड़बड़ हो जाता। तो बजट आ जाए तो नए टैक्स स्लैब के साथ आपको पढ़ाऊंगा। अब सरकार क्या करती है, प्रत्यक्ष कर यानी अमीरों से जो कर लेती है, जैसे इनकम टैक्स अमीरों से लेती है, कारपोरेट टैक्स उद्योगपतियों से लेती है, तो प्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर देती है, यानी अमीर लोगों से पैसा लेती है। और वहीं अप्रत्यक्ष करों में कमी कर देती है, जैसे जीएसटी जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगती है, इसमें कमी कर देगी, यानी अमीर लोगों से ज्यादा पैसा लेगी, उससे अपना खजाना भरेगी। तो आम आदमी जिस कर को देता है, आम आदमी किसको देता है, जीएसटी देता है। जो खाने पीने कपड़े इत्यादि खरीदता है उस पर जीएसटी लगती है। आम आदमी इनकम टैक्स कहां देता है, आम आदमी कॉर्पोरेट टैक्स कहां देता है। इससे होगा क्या, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर लेगा, अमीरों से ही कर लेगा, तो सरकारी खजाने भी ठीक ठाक चलते रहेंगे। अप्रत्यक्ष कर में कम कर देगा, जीएसटी कम हो जाएगी, वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, थोड़ी सी महंगाई पर नियंत्रण लगेगी। साथ साथ सरकारें अपने सार्वजनिक व्यय में कमी कर देती हैं, जो भर भर के सब्सिडी इत्यादि पैसा वैसा दे रही हैं वो थोड़ा कम कर देती है, अपने सार्वजनिक खर्चे कम कर देती है। ये सब राजकोषीय उपाय किए जाते हैं, लेकिन इनकी भी सीमाएं हैं। होता क्या है कि मार्केट में अधिक खर्च कौन करता है, जो अधिक कमाता है, जो धनी लोग होते हैं। जब आप प्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर दोगे तो धनी लोग खर्चा कम कर देंगे, यानी व्यय में गिरावट आ जाएगी, ठीक, समझ में आ गई, व्यय में गिरावट आ जाएगी। और जब व्यय में गिरावट आ जाएगी, ये लोग खर्चा कम करेंगे तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, मंदी आने की यहां भी संभावना है। साथ साथ जब आप अप्रत्यक्ष करों में कमी करते हो, इनडायरेक्ट टैक्स में कमी करते हो, इससे खजाने पर असर पड़ता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष करों में कमी करके, जो जीएसटी में कमी करके आप इनकम टैक्स की भरपाई बहुत ज्यादा नहीं कर पाते। और जब खजाने पर असर पड़ता है तो सरकार के सार्वजनिक व्यय में गिरावट आ जाएगी। और सार्वजनिक व्यय में गिरावट आने से दिक्कत यह होती है, दो दिक्कत होती है कि मान लीजिए कोई सरकार चुनाव में जाने वाली है, राजनीतिक बाध्यताएं उसके सामने उत्पन्न हो जाएगी, भैया न पुल पूरा हो रहा है, न सड़क पूरा हो रही है, चुनाव में हार जाएंगे, तो पॉलिटिकली वो सरकार फंस जाती है। साथ साथ जब सार्वजनिक व्यय में गिरावट होगी तो सरकार की जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं होंगी उन पर किए जाने वाला जो व्यय है वो अचानक कम हो जाएगा। और सरकार की दिक्कत क्या है कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं वाला व्यय कम नहीं कर सकती है, तो सरकार एक प्रकार की दुविधा और अनिश्चितता की स्थिति में फंस जाती है, अपनी लोकप्रियता खोने लगती है। यह राजकोषीय उपायों की सीमाएं हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रशासनिक उपाय भी हैं, जैसे सरकारें जो महंगाई बढ़ती है, खाद्यान्न, तेल, प्याज, दाल इत्यादि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती हैं,
जैसे प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध है, दाल के निर्यात पर प्रतिबंध है, सरसों के तेल पर के निर्यात पर प्रतिबंध है, आज भी है, भारत में है। क्योंकि आप देखना, दाल, प्याज, तेल, ये सब बहुत तेज बढ़ते हैं। दाल महंगी हो जाती है ना, प्याज महंगी हो जाती है, खाद्यान्न तेल, अभी सरसों का तेल देखो 4-5 महीने पहले बहुत महंगा हो गया था। तो प्रशासनिक उपाय में इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, भैया देश में बने रहे ताकि ठीक ठाक रहे। साथ साथ लीकेज को कम करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत किया जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाता है, जिसके थ्रू राशन इत्यादि का वितरण होता है। होता क्या है कि लीकेज मतलब क्या है, हमने समझाया था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, पीडीएस में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक बोरा अनाज दिल्ली से चला तो गरीब को एक बोरा मिलना चाहिए। पता चला 40 किलो अनाज उसमें से भ्रष्टाचार का शिकार हो गया, यानी ब्लैक मार्केट में बिक गया। तो इस 40 किलो जो ब्लैक मार्केट में बिक गया, इसे लीकेज कहते हैं। तो सरकारें तुरंत टाइट होती हैं कि लीकेज नहीं होना चाहिए, ताकि जनता तक अनाज इत्यादि पहुंचे, तो महंगाई की बहुत मार न पड़े। जमाखोरी और सट्टेबाजी पर तुरंत नियंत्रण लगा दिया जाता है। देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था में जो कम आपूर्ति वाली वस्तु है, इन वस्तुओं का आयात कर लिया जाता है, बाहर से मंगा लिया जाता है। खाद्यान्न तेल महंगे हो गए थे तो बाहर से मंगाया गया था, दालें महंगी हो गई थी तो बाहर से मंगाया गया था। और साथ साथ देश में कुछ आवश्यक वस्तुओं के भविष्य में व्यापार पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया जाता है, अस्थायी व्यापार पर प्रतिबंध लिया जाता है। ये सब महंगाई रोकने के उपाय हैं। अब महंगाई के बारे में थोड़ा सा कुछ जटिल संकल्पनाएं जो कुछ शब्दों में आती हैं और यूपीएससी उन पर बार बार सवाल पूछता है, थोड़ी सी चर्चा हम उस पर करेंगे। तो अब हम शब्दों के नजरिए से महंगाई को थोड़ा खोलते हैं। आइए, बहुत मजेदार चीजें आने वाली है। हमने नाम दिया है कुछ महत्वपूर्ण पद और शब्दावलियां। एक शब्द है डिसइंफ्लेशन, कलर बदलता हूं। एक शब्द है डिसइंफ्लेशन और एक शब्द है डिफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन को हिंदी में कहते हैं अस्फीति और डिफ्लेशन को हिंदी में कहते हैं अपस्फीति। बहुत बारीक सा अंतर है इन शब्दों में। इन शब्दों को भी समझेंगे और इनके नजरिए से महंगाई को भी समझेंगे। दरअसल इन शब्दों से प्रीलिम्स में सवाल आते हैं। अब तक जो हमने चर्चा की वहां से मेंस में सवाल आते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं वहां से प्रीलिम्स में नहीं आएंगे, कई बार प्रीलिम्स में भी आए। यानी जो अब तक हमने पढ़ा वो प्री मेन दोनों का है। अब ये जो शब्द है वो प्रीलिम्स में आते हैं। तो डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन के अंतर को देखते हैं, हम समझा देंगे, आप खुद अंतर जान जाएंगे। तो पहली बात करते हैं डिसइंफ्लेशन की। देखो, डिसइंफ्लेशन वो स्थिति होती है, कुछ समय के लिए महंगाई कम हो गई, एक सप्ताह के लिए महंगाई कम हो गई, वस्तुओं सेवाओं की कीमतों कुछ कम हो गई, फिर अगले सप्ताह बढ़ गई, फिर बढ़ गई, अपना मैनेज कर लिया। यानी ये कुछ शॉर्ट टाइम के लिए कम हुई महंगाई को दर्शाता है और बाद में ये मैनेज कर लेता है। अर्थात महंगाई कम हुई लेकिन इससे रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ा, ठीक, राष्ट्रीय आय पर कोई असर नहीं पड़ा, उत्पादन पर बहुत कोई असर नहीं पड़ा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो डिसइंफ्लेशन है यह महंगाई की दर में होने वाली गिरावट को तो दर्शाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में होने वाली गिरावट को दर्शाता है, कम समय के लिए होने वाली गिरावट को दर्शाता है, रेगुलर गिरावट को नहीं दर्शाता है। यानी महंगाई की दर में ऐसे कमी आ रही है फिर उठ जा रहा है, रेगुलर कमी नहीं आ रही। क्योंकि फिर उठ जा रहा है इसलिए राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार आदि में कोई कमी नहीं आती है। आमतौर पर इसे वांछनीय माना जाता है, यह अर्थव्यवस्था में चलती रहती। ये रही डिसइंफ्लेशन। यानी कुल मिलाजुला करके हम कह सकते हैं कि डिसइंफ्लेशन कुछ ऐसा होता है, इन्फ्लेशन है, महंगाई की स्थितियां हैं, यह नीचे गिरा पुनः ऊपर उठ गया, इसे डिसइंफ्लेशन कहते हैं। वही जब हम बात करते हैं डिफ्लेशन की, तो डिफ्लेशन में क्या होता है कि महंगाई में रेगुलर गिरावट आ रही है, गिरती ही जा रही है, यानी सतत गिरावट आ रही है। और जब सतत गिरावट आएगी तो उत्पादन, रोजगार आदि में भी गिरावट आएगी और मंदी की ओर यह स्थिति ले जाती है।
महंगाई का रेगुलर बहुत ज्यादा बढ़ जाना भी खतरनाक है, तो बहुत ज्यादा कम हो जाना भी खतरनाक है। यानी अगर डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन में अंतर को देखा जाए तो कुछ यूं ही होता है बात। ये हमने कहा था कि इन्फ्लेशन में गिरावट आई और ऊपर उठ गया, तो यह स्थिति क्या हो गई थी? डिसइंफ्लेशन की स्थिति हो गई थी। यह स्थिति क्या हो गई थी? डिसइंफ्लेशन की स्थिति हो गई थी। वहीं अगर इन्फ्लेशन है और इस इन्फ्लेशन में गिरावट ही आ रही है, मान लो ऐसे इन्फ्लेशन जा रहा था और ऐसे गिरावट आने लगे, ऐसे गिरावट आने लगे, तो जब रेगुलर गिरावट ही आ रही है तो इस रेगुलर गिरावट को सतत गिरावट को हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं। इसे क्या कह दिया? डिफ्लेशन कह दिया। समझना बात को। इसे क्या कह दिया? डिफ्लेशन कह दिया। तो डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। गिरा उठ गया डिसइंफ्लेशन है, गिरते जा रहा है तो डिफ्लेशन है। समझ में आ गई बात? तो यही बात हमें समझानी थी। अब एक शब्द है रिफ्लेशन। ठीक, रिफ्लेशन, थोड़ा रिफ्लेशन को समझाते हैं। देखिए रिफ्लेशन में क्या होता है कि जब कोई देश मंदी में जाता है, ठीक है, तो देश की सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के तमाम प्रयास करती है कि अर्थव्यवस्था मंदी से, महामंदी से बाहर निकले, तमाम प्रयास करती है। और इस प्रयासों के दौरान अचानक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बहुत बढ़ जाती है, महंगाई बहुत बढ़ जाती है। तो जब किसी भी अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने के द्वारा जो सरकार के प्रयास किए गए हैं, उन सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप जब महंगाई बढ़ जाती है, उसे रिफ्लेशन कहते हैं। जैसे मान लो मंदी आई है तो सरकारें क्या करेंगी? कोरोना की मंदी आई थी, कोरोना में रिफ्लेशन ही हुआ था, लॉकडाउन खत्म हुआ, सरकारों ने उस मंदी से बाहर निकालने के लिए तमाम फिस्कल यानी राजकोषीय प्रयास किए, भर भर करके आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत फंड दिया, तमाम मॉनेटरी प्रयास किए, आरबीआई ने अपनी इंटरेस्ट रेट बहुत घटा दी। इन सब से क्या हुआ? उत्पादन में वृद्धि हुई, अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ और महंगाई बढ़ गई लोगों के पास। अब कोरोना के टाइम में क्या हुआ कि इकोनॉमिक एक्सपेंसेशन हो रहा है, इतना अधिक पैसा आ गया कि वस्तुएं सेवाएं उतनी नहीं आ पाई, तो मंदी आ गई। यानी एक तरफ उत्पादन भी बढ़ रहा है, एक तरफ रोजगार भी सृजित हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ महंगाई भी आ रही है। आप कहोगे उत्पादन भी हो रहा है, रोजगार भी सृजित हो रहा है, तो महंगाई क्यों आ रही है? दरअसल रोजगार अधिक सृजित हो जा रहे हैं, पैसा अधिक आ जा रहा है, उत्पादन उतना हो नहीं पा रहा है, महंगाई आ जा रही है। तो रिफ्लेशन की जो स्थिति होती है, यह भी मूल्य स्तर में वृद्धि को ही दर्शाती है। लेकिन रिफ्लेशन तब कहा जाता है जब एक विशेष स्थिति हो। विशेष स्थिति यह हो कि अर्थव्यवस्थाएं मंदी में फंसी हुई हैं, सरकारें प्रयास कर रही हैं कि अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकाला जाए, और उस प्रयासों के दौरान हो ये रहा है कि अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने के लिए उत्पादन, रोजगार आदि में वृद्धि की जा रही है, उसी दौरान महंगाई बढ़ जाती है, तो इस स्थिति को रिफ्लेशन कहते हैं। याद रखना, कभी भूलना मत। एक लाइन में जान लो, मंदी आई है, सरकार अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के तमाम प्रयास करती है, उन प्रयासों के दौरान मूल्य स्तरों में भी वृद्धि हो जाती है। इस जो वृद्धि हुई है इस दौरान, उसे हम रिफ्लेशन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। एक है इन्फ्लेंट्री गैप, मुद्रा स्थिति में अवतराल, अंतराल इसको कहते हैं, इन्फ्लेंट्री गैप। ठीक, देखो हो क्या है इन्फ्लेंट्री गैप भाई? होता यह है कि कभी कभी हमारे अर्थव्यवस्था की जो डिमांड है वह अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता से अधिक हो जाती है। समझना, यहां समझाता हूं। हमारी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी में डिमांड है,
डिमांड अधिक हो गई। मान लो हमारी इकोनॉमी में 100 कारों की डिमांड है, 100 कार की डिमांड है, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा है, पता चला जितना डिमांड है उससे कम हो रहा है। मान लीजिए 90 कार का ही उत्पादन हो रहा है, तो 10 कारों का हमेशा गैप है, 10 कार का हमेशा गैप है, लोग पैसा ले खड़े रहे, कारें नहीं मिल रहे हैं, तो इन कारों की कीमत अचानक मार्केट में कार की प्राइस में वृद्धि हो जाएगी, कार की प्राइस में वृद्धि हो जाएगी। यानी जब हमारी अर्थव्यवस्था में कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थव्यवस्था की डिमांड अधिक हो जाती है और उसके हिसाब से हम सप्लाई नहीं कर पाते हैं, हमारी जितनी उत्पादक क्षमता है उससे अधिक डिमांड हो जाती है, तो अचानक महंगाई आ जाती है। इसे इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? इसे इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। इसका ही एक उल्टा होता है जिसे डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं, अवस्थिति अंतराल कहते हैं। इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा ये हो जाता है। अब इसका उल्टा क्या होगा? इसमें क्या था, मांग अधिक थी, सप्लाई नहीं हो पा रही थी। इसमें क्या होगा, इस डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है कि सप्लाई अधिक हो जाती है, मांग कम हो जाती है। अर्थव्यवस्था में जरूरत है 90 कारों की, हमने 100 कार की सप्लाई कर दी। अर्थव्यवस्था में जरूरत है 100 कारों की, हमने 150 कार बना ली है। यानी यहां क्या है, सप्लाई अधिक है, यहां सप्लाई अधिक है, यहां सप्लाई अधिक है जितनी डिमांड है। तो जब भी डिमांड से अधिक सप्लाई होगी तो वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, अवस्थिति आ जाएगी और यह अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ले जाने लगती है। याद रखना, वस्तुएं बन गई, बिक नहीं रही हैं, तो अर्थव्यवस्था कहां चली जाती है, मंदी की ओर चली जाती। क्योंकि जो वस्तुएं हमने अधिक बना लिया, हमने वस्तुएं क्या कर लिया, अधिक बना लिया और वो बिकी नहीं, तो जाहिर सी बात उन वस्तुओं को बनाने में लागत तो लगी है ना। आपने सुना होगा कि 2007 में अमेरिका में मंदी आई थी। अमेरिका का एक बैंक था, लेहमैन ब्रदर्स बैंक, को डूब गया था, मंदी आ गई थी। जानते हो बैंक क्यों डूबा था? हुआ क्या कि उस बैंक ने रियल एस्टेट सेक्टर को खूब ज्यादा कर्जा दे दिया और रियल एस्टेट सेक्टर वालों ने खूब ढेर सारी मल्टी स्टोरीज अमेरिका में बिल्डिंग बनाई। जैसे अब नोएडा गुड़गांव की तरफ नहीं देखते हो 20 मंजिला 30 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, तो उस समय भी क्या हुआ कि अमेरिका के लेहमैन ब्रदर्स ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अमेरिका का बहुत बड़ा बैंक था और अमेरिका के बिल्डरों ने क्या किया, खूब बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए, खूब बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनाई। सोचे कि बिल्डिंग बन जाएगी तो लोग खरीदेंगे, और जब लोग खरीदेंगे तो हम अपने भी प्रॉफिट कमा लेंगे, बैंक का पैसा भी चुका देंगे, बैंक भी प्रॉफिट कमा लेगा। लेकिन हुआ ये कि इतनी ज्यादा इन लोगों ने फ्लैट और बिल्डिंग बना दिया कि खरीदार ही नहीं आए, बिल्डिंग बिकी ही नहीं। अब जब बिल्डिंग बिकी ही नहीं तो प्रॉपर्टी जितने डीलर थे रियल एस्टेट वाले, उनका भी पैसा फंस गया, वे बैंक को नहीं चुका पाए, बैंक का भी पैसा फंस गया, वो बैंक ही डूब गया और पूरी अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई। तो मांग से अधिक सप्लाई का हो जाना भी क्या है, मंदी की ओर ले जाता है, कीमतें गिरा देता है। और जब मांग से अधिक सप्लाई हो जाती है तो उसे डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। एक शब्द है रिसेशन, मंदी। याद रखना, कोई भी अर्थव्यवस्था जब 2 तिमाही तक, हर 3 महीने पर आंकड़े आते हैं, 2 तिमाही तक यानी 6 महीने लगातार निगेटिव ग्रोथ रेट में जा रही है, यानी क्रमशः 2 तिमाही तक अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसका सकल घरेलू उत्पाद की दर नकारात्मक जा रही है तो कहते हैं मंदी आ गई है। ठीक, लगातार 2 क्रमागत तिमाही तक, यानी क्रम से 2 तिमाही तक, यानी 2 तिमाही मतलब 6 महीना, अगर जीडीपी की ग्रोथ में, जीडीपी में नकारात्मक ग्रोथ रेट बनी हुई है तो उसे हम कहते हैं मंदी आ गई है, रिसेशन आ गई। अब देखो 3 शब्द आते हैं, एक होती है मंदी लगातार 2 तिमाही तक, देखना लगातार 3 क्वार्टर, 2 तिमाही, 2 तिमाही, 3 महीने लगातार, अर्थात नॉर्मल भाषा में क्या कहा जाए तो 6 मंथ। जीडीपी ग्रोथ रेट में निगेटिव की स्थिति है, जीडीपी निगेटिव बना हुआ है, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, मंदी कहेंगे। यह स्थिति क्या कहलाती है, मंदी, रिसेशन कहलाती है। 2 तिमाही तक जीडीपी में निगेटिव ग्रोथ रेट।
यदि यही 3 तिमाही तक हो जाए, 3 तिमाही यानी 9 महीने लगातार, 9th मंथ लगातार जीडीपी ग्रोथ रेट में निगेटिव की स्थिति है, तो इसे हम कहेंगे तकनीकी मंदी। इसे हम कहते हैं तकनीकी मंदी। क्या कहेंगे? तकनीकी मंदी। और एक शब्द आता है महामंदी, एक शब्द आता है महामंदी, ग्रेट रिसेशन। मतलब अर्थव्यवस्थाएं लगातार 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे करके 1 साल से अधिक यदि उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव में है तो इसे कहते हैं महामंदी। आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे 1929 से लेकर 1934 तक यूरोप अमेरिका में महामंदी आई थी 5 साल तक। यानी 1 साल से अधिक, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर अर्थव्यवस्थाएं निगेटिव ग्रोथ रेट में हो तो उसे कहते हैं महामंदी। 3 स्थितियां हैं। लगातार 2 तिमाही तो क्या कहलाएगा? याद करो मेरे साथ बोल बोल के। जब वीडियो देखोगे तो आवाज मेरे पास पहुंचनी चाहिए। लगातार 2 तिमाही तो मंदी की स्थिति, लगातार 3 तिमाही तकनीकी मंदी की स्थिति, लगातार 1 साल से अधिक तो महामंदी की स्थिति। समझ में आ गई बात? महामंदी हमने समझा ही दिया। एक है इन्फ्लेशन स्पाइरल, एक शब्द है इन्फ्लेशन स्पाइरल। ठीक, देखो जब पारिश्रमिक के कारण मूल्यों में वृद्धि होती है, समझना, मजदूरी बढ़ गई, मान लो दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई, किसी भी सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई तो वो वस्तुएं महंगी हो जाएगी, तो जो लोग वो वस्तुएं खरीदेंगे वे लोग भी अपनी मजदूरी बढ़वा लेंगे। यानी एक रिलेशन सा बन जाता है। मजदूरी पारिश्रमिक में वृद्धि हो रही है तो मूल्यों में वृद्धि हो जा रही है, और मूल्यों में वृद्धि हो जा रही है तो अन्य पारिश्रमिक में भी वृद्धि हो जा रही है। किसी एक सेक्टर में काम करने वाले, जैसे मान लो खेती में काम करने वाले लोगों की मजदूरी बढ़ जाए तो सब्जियां महंगी हो जाएंगी, तो जब सब्जियां महंगी हो जाएंगी, महंगाई आ गई, सब्जियां महंगी हो जाएंगी तो ऑटो वाला कहेगा हम अपना किराया भी महंगा करेंगे, तो ऑटो वाला भी अपने पारिश्रमिक में महंगाई कर देगा। यानी होता क्या है कि मान लीजिए पारिश्रमिक बढ़ा, पारिश्रमिक बढ़ा, मजदूरी बढ़ी, इसको और हिंदी कर देते हैं, मान लीजिए मजदूरी बढ़ी, मजदूरी बढ़ी प्लस महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी, और जब महंगाई बढ़ती है तो अन्य क्षेत्रों की भी मजदूरी बढ़ जाती है। ठीक, फिर महंगाई बढ़ेगी, इससे और महंगाई बढ़ेगी, फिर इससे और मजदूरी बढ़ेगी, और मजदूरी बढ़ेगी, इससे और महंगाई बढ़ेगी, और मजदूरी बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी, और मजदूरी बढ़ेगी, एक चक्र सा चल जाता है। इस स्थिति को हम कहते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल। इस स्थिति को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन स्पाइरल। गोल गोल घूम रही है महंगाई, तो इसे कहते हैं हम इन्फ्लेशन स्पाइरल। एक होता है ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी, ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की ओवर हीटिंग। ठीक, देखो ओवर हीटिंग में क्या होता है कि मान लीजिए किसी देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल आ रहा है, उछाल आ रहा है, देश एकदम बढ़िया से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से देश की अर्थव्यवस्था में उछाल आ रहा है। अब जब देश की अर्थव्यवस्था में उछाल आता है यानी भविष्य में डिमांड बढ़ने वाली, यानी मांग में क्या हो रही है? वृद्धि होने की संभावना है। लेकिन मांग में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन वास्तविक उत्पादन में वृद्धि होने की कोई संभावना नहीं। इस संभावना के आधार पर महंगाई बढ़ जाती है, और इस महंगाई को कहते हैं कि ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी ओवर हीटिंग में चली गई, यानी भविष्य में डिमांड बढ़ने वाली है तो भविष्य में सप्लाई भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन डिमांड बढ़ी, हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाए, इसलिए महंगाई आने से पहले ही महंगाई आ गई। जो महंगाई भविष्य में आने वाली थी वो वर्तमान से ही शुरू हो गई, भविष्य में तो आई जाएगी, इसीलिए इसी को कहते हैं ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी। यानी भविष्य में किसी वस्तु की डिमांड बढ़ने वाली है, मान लीजिए पेन है, इसकी भविष्य में डिमांड बढ़ने वाली, 2 महीने बाद बहुत पेन बिकने वाला है, अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छी चल रही है, तो जाहिर सी बात है आज से ही इन्वेस्ट करोगे तभी ना 2 महीने बाद
जितना पेन की डिमांड बढ़ने वाली है उतना सप्लाई कर पाओगे। मान लो अभी से अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसा नहीं चल रहा है कि भविष्य में पेन की डिमांड पेन जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना हम सप्लाई कर पाएंगे। तो जो अर्थव्यवस्था में लोग जानकार होते हैं सोचते हैं अरे भविष्य में पेन की मांग तो बढ़ने वाली है, उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, भविष्य में पेन महंगा होने वाला है, तो आज ही खरीद खरीद करके पेन रख लो, उस समय बेचेंगे। तो पता चला उस समय के चक्कर में महंगाई आज ही बढ़ गई। इसे ही कहते हैं ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी। सपोज दैट किसी को लगे कि चलिए भाई अभी टमाटर सस्ता है, 3 महीने बाद टमाटर की मांग तो बढ़ेगी देश में, और जितनी मांग होगी उतना टमाटर उत्पादन करने की तैयारी नहीं है हमारे खेती किसानी में। तो कुछ लोग क्या कहेंगे, अपने कोल्ड स्टोरेज में अभी से टमाटर रख लेंगे। तो 3 महीने बाद तो महंगा होना ही था, वो आज से ही टमाटर महंगा होना शुरू हो जाएगा, 3 महीने तक महंगा रहेगा। इसी को ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। यानी अर्थव्यवस्था हमारी ओवर हीटिंग में महंगाई के कारण फंस गई है, महंगाई बढ़ गई है। एक शब्द आता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, दबावग्रस्त महंगाई। देखो दबावग्रस्त महंगाई में क्या होता है, यानी महंगाई को सरकार ने दबाया हुआ है, कपार पर हाथ रख दिया है, महंगाई दबी हुई है, इसको कहते हैं दबावग्रस्त महंगाई। यानी मार्केट में महंगाई है लेकिन सरकार ने दबा दिया है। होता क्या है, कभी कभी इकोनॉमी की जो डिमांड होती है वह इकोनॉमी की आपूर्ति से अधिक हो जाती है। जितनी सप्लाई है उससे ज्यादा मांग हो गई तो क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी। लेकिन सरकारों को लगता है कि चुनाव ना होने वाला है, इतना इन्फ्लेशन हम नहीं होने देंगे, तो सरकार उस महंगाई को दबा देती है, उस महंगाई को प्रेस कर देती है। तो कैसे दबाएगी, तमाम नियम कानून बना देगी। तो सरकार क्या करती है, प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण के उपाय लगा देती है कुछ दिनों के लिए कि भाई ये वस्तु इससे महंगी नहीं बिकेगी। सरकार मूल्य विनिमय का सिद्धांत ला देती है, मूल्यों में रेगुलेशन करवाने लगती है कि हर जगह मूल्य एक समान रह लेते थे। सरकार सीलिंग मूल्य कर देती है, यानी एक बेंच मार्क रख देती है कि प्याज 20 से 30 रुपए के बीच ही बिकेंगे, 30 से अधिक नहीं होगा, 20 से कम नहीं होगा। सीलिंग मूल्य ला देती है, यानी सरकार महंगाई को पर दबाव डाल के महंगाई को रोक देती है। इसे कहते हैं दबावग्रस्त या दमित मुद्रास्फीति। समझ में आ गई बात। एक होता है स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो इसमें होता क्या है कि एक तरफ देश में, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि एक तरफ देश में मंदी और बेरोजगारी की स्थिति होती है, दूसरी तरफ मंदी और बेरोजगारी के साथ साथ उच्च मुद्रास्फीति भी हो जाती है। यानी मंदी भी है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। यह तीनों स्थितियां एक साथ आ गई, मंदी, बेरोजगारी और महंगाई तीनों एक साथ आ गई। मंदी भी है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी आ गई। जब तीनों एक साथ आ जाती है, मंदी, बेरोजगारी और महंगाई, जब तीनों स्थिति एक साथ आ जाती है, तीनों स्थितियों के एक साथ आने की अवस्था को स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। तीनों एक साथ आ गई तो हम कहेंगे कि यह स्टैगफ्लेशन है। इसे मंदी और बेरोजगारी वाली महंगाई भी कहा जाता है। ठीक, इसे मंदी और महंगाई वाली बेरोजगारी भी कहा जाता है। दरअसल ये महंगाई तब होती है कि जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, किसी भी वस्तु को प्रोडक्शन करने की कॉस्ट बढ़ जाती है तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति आती है। आपको सिर्फ स्टैगफ्लेशन याद रखना है कि मंदी, बेरोजगारी और महंगाई जब तीनों एक साथ आती है तो स्टैगफ्लेशन होता है। एक शब्द आपसे मिलेगा बार बार, कोर इन्फ्लेशन। एक शब्द आपसे बार बार मिलेगा जिसे कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। ठीक, देखो कोर इन्फ्लेशन में उन वस्तुओं की कीमतों को शामिल किया जाता है जिनकी कीमतों में नॉर्मल तौर पर उतार चढ़ाव नहीं होता है। मान लीजिए कुछ वस्तुओं की कीमतें हैं, उनमें साधारण तौर पर रोज रोज उतार चढ़ाव नहीं होता है, जो कभी नहीं महंगी होती है अचानक वो महंगा हो जाए तो कह देंगे कोर इन्फ्लेशन आ गया है। जब भी कोर इन्फ्लेशन लगाते हैं तो उसमें खाद्यान्न और ईंधन की कीमतें शामिल नहीं होती हैं। याद रखिएगा, जब भी हम कोर इन्फ्लेशन निकालते हैं तो उसमें खाद्यान्न और ईंधन की कीमतों को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि खाद्यान्न और ईंधन की कीमतें तो आमतौर पर घटती बढ़ती रहती ही हैं। ठीक, तो जब भी कोर इन्फ्लेशन निकालते हैं तो हम कहते हैं बिना खाद्यान्न
और ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई, उन अन्य चीजों की कीमतों में वृद्धि हो गई जो बार बार नहीं होती है, तो उसे कहते हैं कोर इन्फ्लेशन की स्थिति है। ठीक। एक होता है हेडलाइन मुद्रास्फीति, जब सभी वस्तुओं और सभी प्रकार के सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसे कहते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति है। यानी अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी महंगी हो गई तो उसे कहेंगे हम कि हेडलाइन इन्फ्लेशन की स्थिति है। एक शब्द होता है एग्रीफ्लेशन, एक शब्द होता है एग्रीफ्लेशन, कृषि मुद्रास्फीति। जाहिर सी बात है एग्रीफ्लेशन है तो जब कृषि वस्तुओं की या खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो उसे कहते हैं एग्रीफ्लेशन, उसे क्या कहते हैं एग्रीफ्लेशन। एक शब्द होता है स्क्यूफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन के मतलब में यह होता है कि कुछ वस्तुओं के मूल्य स्तर में बहुत असमान वृद्धि हो जाएगी। दालें सस्ती है लेकिन प्याज बहुत बढ़ जाएगी, सभी प्रकार की सब्जियां सस्ती है, टमाटर बहुत बढ़ जाएगा, सभी प्रकार की सब्जियां सस्ती हैं, प्याज बहुत कीमत बढ़ जाएगी, सभी प्रकार की सब्जियां सस्ती हैं, पता चला मिर्चा बहुत महंगा हो गया, सभी प्रकार के खाद्यान्न सस्ते हैं तो पता चला दालें बहुत महंगी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक है तेल ही बहुत महंगा हो गया, तो उसे कहते हैं स्क्यूफ्लेशन। क्या कहते हैं? स्क्यूफ्लेशन। ये रहे महंगाई की कुछ शब्द। यूपीएससी के नजरिए से हमने इन्फ्लेशन को पढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि इन्फ्लेशन आपका तैयार हो गया होगा, एकदम तैयार हो गया हो, महंगाई को महसूस कर लिए हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो हमें ज़रूर बताना। आपकी जो बातें होती हैं, आपके जो मैसेज होते हैं, इन्हें मैं अपने विद्यार्थियों की चिट्ठियाँ कहता हूँ, शुभकामनाएं कहता हूँ। आपकी चिट्ठियाँ मिलती हैं, शुभकामनाएं मिलती हैं, संदेश मिलते हैं, तो आपके लिए कुछ कर गुजरने की जो हमारी इच्छा शक्ति है वो और दृढ़ होती है और बलवती हो जाती है। तो दोस्तों इन्फ्लेशन को समझिए। हम जल्दी ही फिर नेक्स्ट शेड्यूल में इसका अगला टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।